फ्रेंड्स, आज हम कलाम एकेडमी द्वारा जो सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर जो जीके का है, जिसके वर्तमान समय में है टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, उसका हमें वो पेपर है वो हल करेंगे। साथ ही साथ में आपको इसकी जो 4 हैं ऑप्शन होते हैं उनकी थ्योरी भी कराऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित कथनों दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है और दूसरा उसके कारण के रूप में। जो अभिकथन होगा हमारा कि ओश या जोधपुर के मंदिर गुज्जर प्रतिहार स्थापत्य शैली के उत्कृष्ट उदाहरण है, और उसका कारण है कि इन मंदिरों में मुख्य मंदिर के नीचे अलंकृत मंच और अलंकृत खंभे और एक पुरानी चाल की समतल छतें। यानी जो गुज्जर प्रतिहार स्थापत्य शैली है वो इसके क्या विशेषता है इसके अंतर्गत दी गई है कि इन मंदिरों में एक मुख्य मंदिर के नीचे अलंकृत मंच होता है और अलंकृत खंभे होते हैं और पुरानी चाल की समतल छतें होती है। ये हमारे दोनों ही हैं, कथन और कांड सत्य होंगे, इसलिए हमारा 3 नंबर ऑप्शन है वो राइट होगा। यानी ओसिया मंदिर कहाँ पर है? जोधपुर में। और कौन सी शैली का है? गुज्जर प्रतिहार शैली का है ये मंदिर है। और हमने इसकी विशेषता भी देख ली है। उसके बाद हम देखते हैं कि उदयपुर के निकट है जो एकलिंग मंदिर है वो किस शासक ने बनवाया था। उदयपुर के अंदर जो मंदिर है बप्पा राव ने बनवाया था। और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि रायमल है उन्होंने है पुनः निर्माण करवाया था। और साथ ही साथ मैं आपको बता देती हूँ कि जो कुंभा थे उन्होंने इस मंदिर के लिए है 4 गांव दान दिए थे। यानी इस मंदिर के जो आसपास एरिया था उन्होंने है इस मंदिर के नाम कर उन्हें दान कर दिया था। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिख का हर्षनाथ मंदिर सेव परंपरा से संबंधित है। ये शेखावाटी पहाड़ी क्षेत्र में स्थित होकर होकर प्रतिहार शैली की विशेषताओं को है वो प्रदर्शित करता है। इसके अंतर्गत हमें देखना था कि जो कथन है कौन कौन से हैं वो सत्य होंगे। इसके अंतर्गत हमारा 3 नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत 2 नंबर ऑप्शन राइट होगा। यानी दोनों ही ऑप्शन हमारे राइट है कि सिक्कर के अंतर्गत सेव परंपरा संबंधित है, हर्षनाथ का मंदिर है और शेखावाटी की पहाड़ी में होकर प्रतिहार शैली की विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि राजस्थान में केशव राय जो पाटन है केशव मंदिर है किस देवता को है वो समर्पित है। इसके अंतर्गत हमें याद रखना है ये विष्णु भगवान को। ठीक है, आपको याद रखना है कि ये मान लीजिए कि विष्णु भगवान के जो भाई थे वो केशव थे। इस तरह का आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम टाइम के समय है जो फ्रेशर होता है इसके अंतर्गत हमें कन्फ्यूज हो जाती है। इसका हमें याद रखना है कि केशव है। केशव के अंतर्गत हम वह भी देख लेते हैं, लास्ट वर्णन है वो वह है और इससे संबंधित हम मान सकते हैं कि विष्णु से संबंधित होंगे। और अगला क्वेश्चन हमारा कि जो सही सुमिलित नहीं है हमको बताना है। इसके अंतर्गत है 4 ऑप्शन दिए गए कि गुलाब श्याम वैष्णो मंदिर है गोगुंदा के उदयपुर में है, और जगत शिरोमणि इसके अंदर में चित्तौड़गढ़ देर का है, और सिरे वाला जो मंदिर है जालोर में, और अजय गंध महादेव का मंदिर है अजमेर के। इसके अंतर्गत हमारा है असुमिलित है वो 2 नंबर हो जाएगा। यानी जगत शिरोमणि मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ में नावकर है, ये जयपुर के अंतर्गत था। इसका निर्माण है जो मान सिंह की पत्नी थी कनकावती ने बनाया था अपने पुत्र जगत सिंह की याद के अंतर्गत है। और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि जो जगत शिरोमणि मंदिर है इसके अंतर्गत जो मूर्ति है वो काले पत्थर की बनी हुई है। और साथ ही साथ ये जो नागौर की मीरा थी वो इस मंदिर में बचपन से ही भगवान जो विष्णु के रूप में है इसकी पूजा करती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चित्तौड़गढ़ का कालिका माता मंदिर है प्रारंभ किस रूप में था। यानी चित्तौड़गढ़ का जो कालिका माता मंदिर है वो किस रूप के अंतर्गत है। हाँ, इसका अंतर्गत देख लेते हैं, ये सेव के रूप में है। चित्तौड़गढ़ का कालिका माता मंदिर है सेव के रूप में था, सेव मंदिर था प्रारंभ में, उसके बाद उसे मूर्ति स्थापित कालिका माता के वर्तमान स्वरूप के अंतर्गत दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि उदयपुर के जग सिंह मंदिर के संबंध में कौन से कथन है सही है। इसके अंतर्गत है हमें ऑप्शन दिए, हमें देखना है कि विष्णु की 5 फीट ऊंची काले पत्थर की प्रतिमा इसमें प्रतिष्ठित है। और अगला है कि पंचायत शैली में बना हुआ है, शिव पार्वती गणपति सूर्य छोटे मंदिर भी यहाँ स्थित है। इसके अंतर्गत हमारा जो तीनों ऑप्शन है वो राइट होंगे, यानी ए बी और सी राइट होगा। इसमें हमारे 4 ऑप्शन है राइट होगा। आपको दोबारा बता देती हूँ कि जो उदयपुर में जगदीश मंदिर है ये 5 फीट ऊंचा काले पत्थर की प्रतिमा इसमें प्रतिष्ठित है और ये पंचायत शैली में बना हुआ है। और इसके अंदर शिव पार्वती और गणेश जी है, गणपति और सूर्य जो इन देवता है ये चारों की है इसके अंतर्गत है, छोटे छोटे मंदिर भी स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चार चौंग का शिव मंदिर निम्न में से किस काल से संबंधित है। इसके अंतर्गत हमारा है ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, यानी ये गुप्त काल से संबंधित है। चार चौंग का जो शिव मंदिर है संबंधित है। आपको याद रखना है कि चार चौंग का मंदिर है मुख्यतः कौन सा मंदिर है? शिव मंदिर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नीलकंठ अलवर के विषय में कौन सा कथन है असत्य बताना है आपको। इस स्थान पे नोगाज जैन तीर्थ भी कहा जाता है। इस स्थान को क्या कहते हैं? नोगाज जैन तीर्थ। यह नृत्य मुद्रा में गणेश प्रतिमा इस मंदिर के अंतर्गत है और इस मंदिर के स्तंभों को सुंदर संजीव और कलात्मक मूर्ति के रूप में अलंकृत किया गया है। यह यहाँ पर सायन मुद्रा में हनुमान जी की विशाल जो प्रतिमा है आपको बताना है। इसके अंतर हमें असत्य बताना था। इसके अंतर्गत हमारा 4 नंबर ऑप्शन है वो राइट होगा, यानी असत्य, इसलिए हमारा 4 नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि देलवाड़ा के जैन मंदिर हैं वो किसको समर्पित है। इसके अंतर्गत हमारा है देखते हैं कि ऋषभदेव जी को या फिर नेमिनाथ जी को या पार्श्वनाथ जी को। इसके अंतर्गत हमारा है ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, यानी देलवाड़ा जैन मंदिर है इसके अंतर्गत ऋषभ जी और पार्श्वनाथ और नेमिनाथ को है यह मंदिर समर्पित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों दिए गए अभिकथन के रूप में दूसरा उसका कारण है। इसके अंदर हमें देखना है कि जसनाथ जी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए गुरु के निर्देशन को अनिवार्य माना है और कारण जसनाथ जी ने गोरखमालिया में 12 वर्ष कठोर तपस्या की थी। इसके अंतर्गत है हमारा ये
हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हमारा है 4 नंबर ऑप्शन है वो राइट होगा। यानी दोनों जो कथन है वो सत्य तो है, परंतु है आर है वो एक ही है, वो व्याख्या नहीं करता। यानी मोक्ष गुरु के निर्देशन को अनिवार्य माना, ये बात सत्य है, परंतु उन्होंने 12 वर्ष कठोर तपस्या की, इसका इस कथन से संबंधित है, कोई रिलेशन नहीं है। इसका अर्थ हो जाएगा कि ए और दोनों सत्य है, परंतु आर है वो एक ही है, जो सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सलेमाबाद जो निवारक पेट के संस्थापक है वो कौन थे। इसके अंतर्गत हमारा है 4 नंबर ऑप्शन राइट होगा। यानी पशु रामदेव है, निवारक है, संप्रदाय सलेमाबाद जो अजमेर के अंतर्गत है उसके संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है कि दादू पंथ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस पंथ के साधु है अविवाहित रहते हैं और यहाँ 5 उपशाखाओं में विभाजित है। ये मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा विशेष है वो प्रावधान है। इसके अंतर्गत हमारा है 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर ऑप्शन है वो राइट होगा। यानी ए और 2 है जो वो असत्य होंगे। इसके अंतर्गत है मूर्ति पूजा व तीर्थ यात्रा का है विशेष प्रावधान नहीं है, क्योंकि ये निर्गुण संप्रदाय है। आपको याद रखना है कि राजस्थान के अंतर्गत है जो दादू पंथ संप्रदाय था वो निर्गुण भक्ति का था, और जैसे मीरा हो गई अन्य है वो सगुण भक्ति थे। सगुण भक्ति का अर्थ हो जाएगा जो भगवान की मूर्ति पूजा के रूप में या उनके जो स्वरूप होता है उस रूप में पूजा करते हैं वो सगुण हो जाएंगे, और जो मूर्ति के रूप में भगवान ईश्वर को जो एक स्वरूप के रूप में पूजा नहीं करते वो निर्गुण भक्ति हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राम सनेही संप्रदाय है, इसके संबंध में जो कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है। राम सनेही संप्रदाय संस्थापक है रामचरण जी सत्य है। यह संप्रदाय दादू गुलाबी रंग की धोती उपवस्त्र पहनते थे। आपको जो इफेक्ट दी गई ये याद रखनी है, केवल है यानी जो सत्य कथन है उसके ऊपर फोकस नहीं रखना है, बल्कि चारों ऑप्शन है उसके ऊपर ध्यान देना है। अगला है हमारा इस मत को मानने वाले मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं और इस मत में राम नाम के स्मरण की जो प्रधानता है वो होती है। इसके अंतर्गत देखिए तो हमारा है 3 नंबर ऑप्शन है वो राइट होगा। यानी इस जो संप्रदाय के मूर्ति पूजा नहीं करते। मैंने आपको बताया ना, जैसे राम से नहीं दादूपंथी, परिणामी और निरंजनी, लालदासी, कबीरपंथी संप्रदाय है वो निर्गुण भक्ति की है संप्रदाय है। इसके अंदर मूर्ति पूजा है वो नहीं की जाती है। मूर्ति पूजा सगुण भक्ति है उनके अंदर की जाती है। अगला क्वेश्चन है किस निम्न में किस ग्रंथ में संत चरणदास जी सगुण भक्ति संबंधी विवरण मिलता है। इसके अंतर्गत है हमारा 1 नंबर ऑप्शन राइट होगा। यानी नास केत लीला के अंतर्गत। देखिए ये क्वेश्चन है थोड़ा नया है, इसका अंतर्गत आपको पूरा फोकस करना है, ध्यान देना है कि नास केत लीला है जो संत चरणदास जो सगुण भक्ति के वो अपना भक्ति संबंधी है वो विवरण है वो प्रस्तुत करते हैं। और आपको चारणदास संप्रदाय संबंधित याद रखना है कि इसके चारणदास संप्रदाय अंतर्गत है वो 42 नियम दिए गए थे। आपको विष्णोई संप्रदाय संबंधित याद रखना है कि इसके अंतर्गत है यानी विष्णोई 20+9 नियम है उसके अंतर्गत दिए गए थे, और चारणदास के अंतर्गत कितने दिए गए 42 है वो नियम दिए गए थे। और अगर अक्सर देखते हैं कि राजस्थान में सूफीवाद के संदर्भ में जो सही कथन नहीं है, इस अंतर्गत हमारा है कथन सही नहीं है, ये 1 नंबर हो चाहिए। यानी सूफी संतों ने नैतिक धर्म की कुछ मूलभूत समस्याओं की जो कट्टरवादी दृष्टिकोण को अपनाया था, ये हमारा सही नहीं होगा। यानी सूफी संत है वो ऐसा कट्टरवादी संप्रदाय बिल्कुल भी नहीं था। उसके अंतर्गत भगवान की जो है संगीत द्वारा और सहिष्णुता है उसकी मुख्य विशेषता ही रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कोटा नाथ द्वारा और कांकरोली किस पंथ की पीठ है। इसके अंतर्गत हमारा है ऑप्शन नंबर है 4 राइट होगा। यानी बल्लभ संप्रदाय है, और जो पीठ है उनकी संप्रदाय की हो जाएगी जो बल्लभ संप्रदाय है ये राजसमंद है उसके अंतर्गत है। और मारवाड़ में निर्गुण भक्ति किस जो मारवाड़ में निर्गुण भक्ति द्वारा दलित वर्ग को किस महिला संत ने भक्ति का मार्ग दिखाया था। इसके अंतर्गत हमारा है 2 नंबर ऑप्शन राइट आ गया। यानी रूपा दे है, उन्होंने निर्गुण भक्ति के द्वारा दलित वर्ग को है भक्ति का मार्ग दिखाया था। अगला लक्षण देखते हैं कि निम्न में से कौन से युग में सुमिलित है वो नहीं है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो इसके अंतर्गत हो जाएगा कि नब्बल संप्रदाय जोधपुर में सत्य है, और गुद्दड़ संप्रदाय दांतड़ा भीलवाड़ा के अंतर्गत, चारणदासी दिल्ली के अंतर्गत है, निरंजनी संप्रदाय है वो सूला क्या है इसके अंतर्गत है हमारा हो जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है कि चारणदासी संप्रदाय है इसके अंतर्गत है, उन्होंने जो चारणदासी ने भविष्यवाणी की थी कि दिल्ली के अंतर्गत है जो विदेशी है वो विदेशी आक्रमण होने वाला है, और इसकी प्रधान पीठ है वो दिल्ली के अंतर्गत थी, आपको याद रखना है। अगला लक्षण देखते हैं कि संत भक्ति की निर्गुण विचारधारा से संबंधित है, जो भक्ति की निर्गुण धारा से संबंधित हो जाएगा हमारा। इसके अंतर्गत जो हमारा ऑप्शन है 2 नंबर राइट होगा। यानी संत जाम्बू जी और है हरि राम जी और संत धना जी माव जी इसके अंतर्गत है नहीं होगा। अगला लक्षण देखते हैं कि आंतरिक प्रवाह की नदी है वो नहीं है। इसके अंतर्गत है हमारा है 1 नंबर ऑप्शन हो जाए सागी है वो नहीं है, साबी मेंथा कांक नहीं है। इसके अंतर्गत है तीनों ये नदी है वो आंतरिक प्रवाह की नदी है। देखिए राजस्थान के अंतर्गत है नदी का जो प्रवाह है यानी वो 3 भागों में विभाजित है, एक बंगाल की खाड़ी, एक अरब सागर और एक है आंतरिक प्रवाह की। और राजस्थान में सबसे बड़ा प्रभावी कौन सा आंतरिक प्रवाह है उसके अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है कि खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन जो है 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी 2 और 3 है साबरमती और माही नदी है वो खंबात की खाड़ी के अंतर्गत आती है। लूनी और पश्चिम बनास है ये गुजरात के अंतर्गत है, कच्छ की खाड़ी के अंतर्गत है प्रभावित होती है, और साबरमती और माही है वो खंबात की खाड़ी के अंतर्गत है प्रभावित होती है, आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है कि नदी और उद्गम स्थल है सुमलित है वो कौन सा नहीं है। इसके अंतर्गत हमारा है 3 नंबर ऑप्शन राइट होगा, यानी सोमदेव बिजरावल की पहाड़ी है वो सुमलित नहीं है, यानी ये सोमदेव ऋषभदेव की पहाड़ी है उसके अंतर्गत आ जाएगा, ये उदयपुर के अंतर्गत है उसके अंतर्गत होगा। और बावनी है हरिपुरा गाँव की पहाड़ियों से, कोठारी दिवेर की पहाड़ियों से राजपंत के, और रूपनगढ़ है जो नाग पहाड़ है अजमेर के अंतर्गत है, ये सुमलित होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सहायक नदी और नदी दी के इसके अंतर्गत मिलान करना था। इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन नंबर है 3 राइट होगा, यानी एक के अंतर्गत 2 हो जाएगा, और 2 के अंतर्गत हमारा 4, और इसके अंतर्गत हमारा 3, और बेडस के अंतर्गत है और आई हो जाएगा। आपको अच्छे देख पढ़ लेना है, इसके अंतर्गत हमारा 3 नंबर ऑप्शन है राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लूनी नदी किस सहायक नदी का उत्तर और दक्षिणी क्रम क्या है। यानी लूनी नदी इसके अंतर्गत हमें जो प्रभावित होती है अजमेर से, और यह है गुजरात के अंतर्गत है, ये विलुप्त हो जाती है। इसके अंतर्गत हमें प्रभाव देखना है, क्रम देखना है इसके अंतर्गत है। इसके अंतर्गत हमारा ए नंबर ऑप्शन राइट होगा, यानी सबसे पहले बांडी नदी मिलती है, उसके बाद सुकड़ी, उसके बाद ज्वाई, लास्ट में सागी नदी है, इसके अंतर्गत है विलीन हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके अंतर्गत हमें मानचित्र के अंतर्गत है दर्शाना था कि ये नदी है वो कौन सी है। इसके अंतर्गत है हमारा है 26 नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत है 3 नंबर ऑप्शन है वो राइट होगा, यानी कच्छ की खाड़ी के अंतर्गत पक्ष से बनास नदी है वो विलीन हो जाती है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा कि राजस्थान में जल ग्रहण क्षेत्र के अनुसार सर्वाधिक भाग कौन सी नदी है वो रखती है। 27 नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत हमारा ए नंबर ऑप्शन है वो राइट होगा, यानी बनास नदी है वो सर्वाधिक वो प्रभाव क्षेत्र रखती है। उसके बाद है लूनी नदी, और उसके बाद है चंबल नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो जिला और झील दी गई है उसके अंतर्गत हमें मिलान करना है, यानी फूल सागर झील है वो किस जिले के अंतर्गत होगी। इसके अंतर्गत है बूंदी के अंतर्गत है, झिलमिली नदी है ये भी है, जो झील है वो दौसा के अंतर्गत है, और लोधी सागर है डूंगरपुर के, और उमेद सागर है वो भीलवाड़ा के अंतर्गत होगा। इसलिए हमारा है 2 नंबर ऑप्शन है वो राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके अंतर्गत जिलों का उत्तर से दक्षिण दिशा के अंतर्गत है क्रम बताना था। इसके अंतर्गत हमारा 4 नंबर ऑप्शन है वो राइट होगा, यानी पीथमपुरी, उसके बाद है जो सीकर के अंतर्गत है, सांबर है जयपुर में, पंच 15 है बाड़मेर में, और आनंद सागर है इसके अंतर्गत है दक्षिण के अंतर्गत है बाड़मेर के अंतर्गत है, ये हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान में खारे पानी की झीलें हैं वो नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में खारे पानी की झील है वो नहीं है, इसके अंतर्गत है कायलाना झील है वो खारे पानी की झील नहीं है। और अगला क्वेश्चन है कि वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक 2024-25 के अनुसार राजस्थान के आरक्षित क्षेत्र का है प्रतिशत कितना है आरक्षित क्षेत्र का, इसके अंतर्गत हमारा हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन राइट, यानी 96.95% है, और रक्षित का है 56% हो जाएगा, और उसके बाद है आरक्षित का है उसके अंतर्गत 6% हो जाएगा, यानी आरक्षित के अंतर्गत 36 है और रक्षित का 36 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्र कौन से जिले के अंतर्गत होगा। इसके अंतर्गत है वो 2 नंबर ऑप्शन राइट उदयपुर है और अलवर के अंतर्गत होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2023 के अनुसार राजस्थानी वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले जिले सही युग्म कौन सा है। इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन 2 नंबर राइट होगा, यानी सीकर और बांसवाड़ा में है, अब की बार है सर्वाधिक वन आवरण में है वो वृद्धि दर्ज की गई है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में शुष्क सागवान के वर्षारोपण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त जिले हैं कौन से हैं। 34 नंबर ऑप्शन के अंतर्गत है हमारा ए नंबर ऑप्शन राइट होगा, यानी डूंगरपुर, दक्षिण उदयपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। और 35 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान वन नीति 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। और ए नंबर ऑप्शन है कि यह नीति राज्य वन नीति 2010 को प्रतिस्थापित करती है। और बी नंबर ऑप्शन है कि इस नीति में यह लक्ष्य रखा गया कि रक्षित वन है वो राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 10% बढ़ाना है। और सी नंबर ऑप्शन है कि नीति है इसके अंदर लक्ष्य रखा गया कि 20 वर्ष में वनस्पति आवरण के भौगोलिक क्षेत्रफल को बढ़ाना है। इसके अंदर हमारा बी ऑप्शन है वो रॉन्ग होगा, ए और सी है वो हमारे हैं वो सत्य होंगे, ए ऑप्शन है वो राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर वन क्षेत्र की पहचान कीजिए। और 36 नंबर ऑप्शन के इसके अंतर्गत हमारा है 3 नंबर ऑप्शन राइट होगा, यानी ये जो विशेषताएं देखिए उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के वन कुल क्षेत्र का 1 से 2% कम क्षेत्र पर पाई जाती हैं। और बांसवाड़ा सागवान यानी आम में बांस सागवान नीम वृक्ष है। और माउंट आबू के जो जिला है इसकी जगह है ये वन है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, आपको याद रखना है 0.39 एरिया के है उसके अंतर्गत है ये वन है राजस्थान के टोटल एरिया के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान वानिकी और जैव विविधता विकास परियोजना की मुख्य गतिविधियां हैं वृक्षारोपण, गरीबी उन्मूलन और आजीविका सुधार, या कृषि वानिकी और जल संरक्षण संरचनाएं। इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन है वो 4 नंबर राइट होगा, यानी जो चारों ही विशेषताएं हैं जैव विविधता विकास परियोजना की है। वृक्षारोपण हाँ, कृषि वानिकी और आजीविका सुधार और जल संरक्षण है जो संरचनाएं हैं। घर घर औषधि योजना से संबंधित निम्न में सत्य कथन है वो कौन सा है। इसके अंतर्गत हमारा है 3 नंबर ऑप्शन राइट होगा, यानी इसके अंतर्गत हमें असत्य कथन बताना है। इस योजना में प्रति पादप जो पौधों की संख्या थी वो शुल्क है वो 4 है रुपये रखे गए थे, ये हमारा असत्य हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि वन विकास, संरक्षण और वन सुरक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तिगत श्रेणी में अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार 2023 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन है वो 2 नंबर राइट होगा, यानी अजीत सिंह मुरारी दान वारेट को ये जो अमृता देवी है बिश्नोई पुरस्कार है प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है कि चैंपियन व सेठ ने 1968 में राजस्थान में वनों को 2 प्रमुख भागों में वर्गीकृत किया, जिसे आगे 20 प्रकार के वनों में वर्गीकृत किया। निम्नलिखित कौन से वृक्ष का वन राजस्थान में सर्वाधिक वनों का सर्वाधिक प्रतिशत है वो रखता है, यानी उत्तर शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन है वो राजस्थान के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत है रखता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है, जिससे कोई भी मौलिक अधिकार भी शामिल है, और यह संविधान निर्माता मौलिक अधिकार को संशोधन की शक्ति से बाहर रखना चाहते तो उन्हें इस संबंध में स्पष्ट प्रावधान किया होता। ये है राजस्थान के अंतर्गत सज्जन वे नाम राजस्थान राज्य है जो 1965 का विवाद था, इसके अंतर्गत है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद है वो मौलिक अधिकार में भी है संशोधन कर सकती है, और इसके अंतर्गत है जो 11 है वो सुप्रीम कोर्ट के जज की एक समिति बैठक हुई थी, इसके अंतर्गत 6 बहुमत यानी 6 जो सुप्रीम कोर्ट के हैं जज उन्होंने पक्ष में कहा कि मौलिक अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत है स्वतंत्रता का निम्नलिखित कौन सा अधिकार सभी भारतीय नागरिकों को मूल संविधान में नहीं दिया गया है। बिहार से नंबर क्वेश्चन में है 2 नंबर ऑप्शन राइट होगा, यानी समिति बनाने का अधिकार नहीं दिया गया। 19 के अंतर्गत है शांतिपूर्ण सम्मेलन भी है, संपत्ति का अर्जन भी है, और कोई भी कार्यभार है कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य कर सकता है, ये है मौलिक अधिकार की श्रेणी में दिया गया। और अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव जो प्रस्तावित किया जा सकता है, यह किसके होगा, यानी केवल लोकसभा में या संसद किसी भी सदन में या संसद की संयुक्त बैठक में या केवल राज्यसभा में। इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन है 43 अंतर्गत 4 नंबर ऑप्शन राइट होगा, यानी उपराष्ट्रपति को जुटाने की प्रक्रिया प्रस्ताव है प्रस्तावित किया जाएगा केवल है राज्यसभा में, और अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा 67 है। अगला क्वेश्चन हमारा कि 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद है किसने है वो संभाला था, यानी एस राधाकृष्णन ने। राधाकृष्णन है उन्होंने है जो 2 बार है वो उपराष्ट्रपति पद पर रहे थे। मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति है वो कौन है, साथ ही साथ है उनके क्रम कौन सा बताना है। उनका क्रम मैंने बता दिया, उनका क्रम है 15 नंबर का क्रम है देखे थे, और उनका नाम है बताना है, साथ ही साथ है उन्होंने कब अपना है कार्य क्या पद है वो संभाला था, कार्यरत हुए थे। आपको मुझे वो डेट और उनका नाम है कमेंट कर बताना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रधानमंत्री के काल में त्रिस्तरीय मंत्री परिषद जिसमें केवल कैबिनेट मंत्री व राज्य मंत्री सम्मिलित थे। इसके जो हमारा 45 नंबर क्वेश्चन है इसके अंदर 2 नंबर ऑप्शन राइट होगा, यानी मोरारजी देसाई। और अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन का मत मूल्य नहीं निकाला जाता, और कथन 2 है कि उपराष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकता है किंतु केवल एक बार। 40 नंबर क्वेश्चन के में है हमारा 2 नंबर ऑप्शन राइट होगा, यानी कथन है वो एक है वो सत्य है, इसके अंतर्गत कोई प्रावधान नहीं है कि केवल एक बार ही है वो निर्वाचित हो सकता है, और इसके अंतर्गत हमारा 2 नंबर ऑप्शन है राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में किसका प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। इसका है हमारा राष्ट्रीय एकता परिषद या राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद या राष्ट्रीय सुरक्षा समिति या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। 47 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें हमारा है 2 नंबर ऑप्शन राइट होगा, यानी जो चारों ये संस्थाएं हैं उसका प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद है वो 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, या कारण दिया गया अविश्वास का प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। इसके अंतर्गत हमारा है ऑप्शन है ए नंबर राइट होगा, यानी दोनों ही वो सत्य होंगे। अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के मामले में सुनवाई नई दिल्ली में करता है परंतु अन्य स्थानों पर भी सुनवाई कर सकता है, यह है किसके अनुमोदन पर होगा, यानी राष्ट्रपति है अनुमोदन कर दें कि जो सुप्रीम कोर्ट की है अन्य जगह भी है जो बैठक हो सकती है। इसके अंतर्गत हमारा ए ऑप्शन है वो राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि न्यायाधीशों को निम्न में किस आधार पर पद से हटाया जा सकता है। साबित कदाचार, असमर्थ या लाभ के पद प्राप्त करने वाला। इसमें हमारा है ऑप्शन है 3 नंबर राइट होगा, यानी साबित कदाचार और है लाभ का पद प्राप्त करने पर है सुप्रीम कोर्ट के हैं वो जजों को हटाया जा सकता है।